वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। कतर बॉयकॉट को खत्म कराने की कोशिशें किस मकाम तक पहुंची हैं, इस पे हम बात करेंगे कुछ ही देर में। शुरू करते हैं व्यू 360। कतर का बॉयकॉट और बैनुल-अक़वामी मुसालहती कोशिशें। We certainly would encourage the parties to sit down together. दुनिया में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। अगरचे आलमी सतह पर अमन की सूरत हाल बेहतर हो रही है, मगर अमेरिका में हालात खराब हुए हैं। और मेड इन पाकिस्तान में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों का एक तरबियती मरकज। ये डाउन सिंड्रोम जो बच्चे हैं, ये गूंगे बहरों में भी बैठे हुए सरकारी अस्पताल, ये ब्लाइंड में भी बैठे हुए, ये ज़हनी माजूर में भी बैठे हुए। सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक की जानिब से कतर के बॉयकॉट को एक हफ्ता हो गया है। मसालहत की कोशिशों में मसरूफ़ कुवैत के अमीर शेख सबा का कहना है कि कतर उन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने पर आमादा है। कतर पर दहशत गर्दी की मुबैना माली मुआवनत का इल्ज़ाम है, जिसकी हुकूमत तरदीद करती है। अमरीका इस मामले में क्या किरदार अदा कर रहा है, इस बारे में तफसीलात के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। कोशिश तो ये की जा रही है कि अमरीका इस मामले में बहुत ज़्यादा ना उलझे, तो क्या किरदार देख रहे हैं अमरीकी सफारतकार अपना? सारा, अभी तक तो अमरीकी सिफारतकारों की तरफ से जो बयानात सामने आए हैं उससे ये अंदाज़ा हुआ है कि अमेरिका बाकी जो दीगर खलीजी ममालिक हैं उनके साथ खड़ा हुआ है इस बात पर कि कतर वाकई माली मावनत कर रहा है दहशतगर्द तंजीमों की। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका के कुछ कंसर्न्स और भी हैं, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा अपना फ़ौजी अड्डा चला रहा है कतर की एक एयर बेस से, और वो फ़ौजी अड्डा डायरेक्टली उन ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट या असरअंदाज होता है जो कि शाम में और इराक में दाइश के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं। तो अगर मामला ज़्यादा उलझते हैं तो अमेरिका के उन ऑपरेशंस के लिए पेचीदगी पैदा हो सकती है। और अमरीकी सिफारतकारों का इस वक्त जो बड़ा एक कह लीजिए जो बड़ा कंसर्न है वो यही है कि वो मामलात जो कि इराक और सीरिया में चल रहे हैं उस एयर बेस के ज़रिए उन पर कोई इम्पैक्ट ना आए। For Qatar, we want you back among the unity of responsible nations. सदर ट्रंप ने एक बार फिर कतर को तनकीद का निशाना बनाया कि वो हमेशा दहशतगर्दी की माली मुआवनत करता रहा है, लेकिन कतर अमेरिका का अहम इत्तेहादी है और उसकी अल अदीद एयरबेस मशरक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। हम जंगी तैयारों की बात कर रहे हैं जो इराक और शाम पर बमबारी करते हैं, और वो तैयारे भी जो ये पता लगाते हैं कि टारगेट कहाँ है और गुज़िश्ता हमले कितने कामयाब रहे। हम फ़िज़ा की निगरानी की बात कर रहे हैं जो ये यकीनी बनाती है कि हम हादसाती तौर पर रूसी या शामी तैयारों के सामने ना आ जाएं और ईरान और दीगर ममालिक पर नज़र रख सकें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने कतर से अपील की है कि वो दहशतगर्दी की मावनत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे और वो जिन्होंने कतर की नाकाबंदी कर रखी है इसे ख़त्म करें। नाकाबंदी खित्ते में अमरीका की फ़ौजी कार्रवाई और दाइश के खिलाफ मुहिम में रुकावट का बाइस बन रही है। टिलरसन का बयान पेंटागन के उस बयान से मुतज़ाद है जिसमें दावा किया गया था कि इलाक़ाई तनाज़े के बाइस दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों पर कोई असर नहीं पड़ा। टिलरसन के बयान के बाद पेंटागन ने एक नया बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि कार्रवाइयों में कोई रुकावट या कमी नहीं आई, लेकिन इस सूरत हाल से फौज की तवील मुद्दती हिकमत अमली में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। पेंटागन ने कहा है कि अगर अमरीकी जंगी तैयारों और फौज को इस खलीजी मुल्क से निकलना पड़े तो उसने हंगामी मंसूबे तैयार कर रखे हैं। हम अब वहाँ नहीं हैं जहाँ 2003 में थे। अब हमारे पास वो मुतबादिल हैं जो 10 साल पहले नहीं थे। लेकिन मुबस्सरीन ये मानते हैं कि बेहतरीन मुतबादिल हंगामी मंसूबा भी खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में खलल डालेगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों और फौजी सामान को मुंतकिल करने में महीने लग सकते हैं। आतिफ, रिपोर्ट हमने आपकी देखी, बास मुल्क सालिसी की कोशिशें भी कर रहे हैं, तो वो किस हद तक कामयाब हो रही हैं? सारा, अभी तक तो कुछ बड़ी कामयाबी नहीं है। अभी तक तो जो कुवैत इस एफर्ट को लीड कर रहा है और कुवैत की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये बताया गया है कि कतर तहफ़्फ़ुज़ात को सुनने के लिए तैयार है और कतर उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए भी तैयार है। साथ ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी गए हैं, आज ही सऊदी अरब उनके हमरा जनरल बाजवा भी हैं और मुशीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ भी हैं, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी हैं। वो भी कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब से इस मामले पर बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तानी क़यादत यानी
मियां नवाज शरीफ की के बराह रास्त ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक की लीडरशिप के साथ, कतर के अमीर के साथ भी और सऊदी क़यादत के साथ भी। और अगर उससे कहा यह जा रहा है, तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर कुछ कामयाबी मियां नवाज शरीफ को मिलती है तो हो सकता है वो सऊदी अरब से बराह रास्त कतर ही चले जाएँ। ठीक, और ये भी बताइए कि कतर क्या हिकमत अमली अपना रहा है इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए? सारा कतर के मामले में ये नज़र आ रहा है कि कतर बहुत संजीदा है और शायद कुछ परेशान भी है। कतर ने हाल ही में एक साबिक अमरीकी अटॉर्नी जनरल जॉन एशक्रॉफ्ट को हायर किया है उन एफर्ट्स को सामने लाने के लिए जो कतर ने की हैं दहशतगर्दी की मावनत को रोकने के लिए। तो जॉन एशक्रॉफ्ट की फर्म ऑडिट कर रही है कतर की उन कोशिशों का, और इस एफर्ट को लीड कर रहे हैं एशक्रॉफ्ट खुद, जो कि साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में अटॉर्नी जनरल थे। और साथ ही ये भी देखने में आ रहा है कि वो ममालिक जिनके कतर से ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कतर ने उनकी तरफ भी मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश की है। और जितने पैसे दिए गए हैं, $2.5 मिलियन कतर खर्च कर रहा है इस ऑडिट के लिए, ये एक बहुत बड़ी रकम है। इस किस्म के ऑडिट्स इतनी रकम से नहीं होते, तो लगता है कि कतर बहुत संजीदा है। बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल है ये इशू। मोहम्मद आतिफ हमें अपडेट दे रहे थे कैपिटल हिल से। थैंक यू आतिफ। यहाँ वाशिंगटन के सियासी हालात की बात करें तो कल सबकी नज़रें होंगी अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस पर, जो सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं। सेशंस गुज़श्ता सदारती इंतखाबात के दौरान रूसी एहलकारों से अपने राब्तों पर कानून साज़ों के सवालात का सामना करेंगे। इस समाअत का ऐलान गुज़श्ता हफ्ते FBI के साबिक डायरेक्टर जेम्स कोमी के इसी कमेटी के सामने उस बयान पर किया गया कि वो सेशंस की काबिल एतराज़ सरगर्मियों से आगाह थे, ताहम खुलेआम इस इजलास में उस मामले पर बात नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता इलेक्शन पर असरअंदाज होने में रूस के साथ कोई साजबाज की, या FBI के डायरेक्टर को साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइकल फ्लिन की तहकीकात करने से रोका। और आज रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में एक नाइट क्लब में शूटिंग के वाक़े की पहली बरसी मनाई जा रही है, जिसमें 49 अफराद हलाक हो गए थे। और इस वाक़े के याद में आज यूनाइटेड ऑरलैंडो डे के नाम से दिन मनाया जा रहा है। और मकामी हुकूमत की कोशिश है कि लोग उस दिन हलाक होने वालों की याद में आज कोई अच्छा काम करें। अब तक होने वाली तक़रीबात में एक दौड़ और ऑर्केस्ट्रा की खुसूसी परफॉर्मेंस समेत लोगों में मुफ्त खाने और टी-शर्ट्स की तकसीम शामिल हैं। एक साल कबल रात के 2 बजे 29 साल अफगान अमरीकी उमर मतीन ने पल्स नाइट क्लब में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें 49 अफराद हलाक और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। We need to love everyone. We're a bunch of different groups of people and we might all be different, but we're all the same in that we're human beings and we need to respect each other no matter who we love. और शूटिंग के उस वाक़े के बाद पल्स नाइट क्लब अब तक बंद है। दुनिया में अमन की बात करें तो 2017 की ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में 93 ममालिक ऐसे हैं जहां अमन की सूरत हाल पिछले साल बेहतर हुई, जबकि 68 में जंग, तशद्दुद या दहशतगर्दी के बायस सूरत हाल बदतर हुई है। पाकिस्तान अगरचे नक्शे पर अब भी सुर्ख रंग में है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में इसकी रैंकिंग 1 नंबर बेहतर हुई है और वो 163 ममालिक में 152वें नंबर पर है। और एक और काबिल ज़िक्र बात यह है कि 7 बरसों में पहली मरतबा अमेरिका में अमन की सतह में कमी देखी गई है। माफ़ कीजिएगा, 152 ममालिक में 163वें नंबर पर है। पिछले साल तशद्दुद और जंग के बायस आलमी मईशत को $140 खरब से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेशुमार लाशें, पुरतशद्दुद हमले, शोरश और लोगों के सियासी इदारों के खिलाफ गुस्से की वजह से गुज़श्ता साल अमेरिका समेत दुनिया भर में आलमी मईशत को खरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक सन 2016 में थोड़ी बेहतरी के बावजूद दुनिया में अमन की सूरत हाल में 10 बरस से चले आने वाला जवाल जारी रहा। इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की इस सालाना रिपोर्ट में सिक्योरिटी और कशीदगी की सतह को नापा जाता है। इंस्टीट्यूट की मिशेल ब्रेजलॉर ने स्काइप के जरिए वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ बात की। अगरचे आलमी सतह पर अमन की सूरत हाल बेहतर हो रही है, मगर अमेरिका में हालात खराब हुए हैं। मशरिक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीका के खित्तों में अबतरी जारी है और इंतहाई पुरअमन और कम तरीन पुरअमन ममालिक के दरमियान फ़र्क बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया में अमन पसंदी की सतह में फासला भी बढ़ रहा है। मिशेल ने मजीद कहा कि गुज़श्ता साल के सदारती इंतखाबात के बाद से मुल्क में सियासी तकसीम के साथ साथ पुलिस के हाथों हलाकतों की वजह से तनाव, कत्ल और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे के बायस अमेरिका में अमन पसंदी को धचका लगा है। अमेरिका अब 163 में से 114वें नंबर पर है,
जो पहले के मुकाबले में 11 दर्जे कम है, जो मुल्क के अंदर बहरान का मजहर है। तो हम अमरीकी मुआशरे में पहले से ज्यादा सियासी तकसीम और ज्यादा एहतजाज देख रहे हैं। अब देखें कि पुलिस के तशद्दुद के रद्द-ए-अमल की वजह से ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी तहरीक वजूद में आई। इन सब की वजह से ये स्कोर मुतासिर हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स से जाहिर होता है कि दुनिया के 23 ममालिक दहशतगर्दी से मुतासिर हैं, जो एक रिकॉर्ड तादाद है। फ्रांस, बेल्जियम और बरतानिया में दहशतगर्दी के वाक़यात के बावजूद यूरोप एक बार फिर दुनिया में सबसे पुरअमन खित्ता है। मुसलसल 5 सालों से शाम सबसे कम पुरअमन मुल्क है। जैसुस अमन ओनी के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। यहाँ वाज़े करते चलें कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 ममालिक शामिल किए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान का नंबर है 152 यानी 152 का रैंक है, तो उससे नीचे 10 ममालिक इस वक्त हैं। ताज़ा तरीन खबरों, मुनफरिद फीचर्स और वीडियोज़ के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ इस वक्त आप पायलट के बगैर चलने वाले एक तैयारे के तजर्बे पर रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और अब देखते हैं वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आने वाले इंटरेस्टिंग वाक़यात और अहम खबरों की झलकियाँ। फ्रांस के नमुंतखब सदर इमानुएल मैक्रोन की जमात ने पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले में सबसे ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। सदर मैक्रोन की LREM और इनकी इत्तेहादी जमात ने मजमूई तौर पर 32% वोट हासिल किए हैं। बरतानी वज़ीर आज़म थेरेसा मे के तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे बरतानिया में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान के मुताबिक मलका बरतानिया सदर ट्रंप को दौरे की दावत दे चुकी है, जो अपने प्लान के मुताबिक तय पाएगा। गैर मुल्हिका अमरीकी इलाके पोर्टोरिको में किए जाने वाले रेफरेंडम में इसे बाकायदा अमरीकी रियासत का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है। पोर्टोरिको के गवर्नर का कहना है कि वो इस मुतालबे को अमरीकी कांग्रेस में उठाने के लिए जल्द ही कमीशन का ऐलान करेंगे। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में रंग बिरंगी रेस का एहतमाम किया गया। 7000 शुरका ने 5 किलोमीटर का फासला तय किया, जिसमें हर किलोमीटर के बाद इन पर रंगों की बरसात की गई। मुकाबले में कई नामवर एथलीट्स ने हिस्सा लिया। डाउन सिंड्रोम से मुतासर बच्चे अपनी शक्ल शबाहत और रवैयों से भले ही मुख्तलिफ मालूम होते हों, लेकिन आगाही, तवज्जो और मेहनत से ये भी फ़ाइल शहरी बन सकते हैं। हमारे सेगमेंट मेड इन पाकिस्तान में आइए मिलते हैं एक ऐसे शख्स ने जिसने इन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए अमली कदम उठाया है। डाउन सिंड्रोम से मुतासर बच्चे अपनी शक्ल शबाहत और रवैयों से भले ही मुख्तलिफ मालूम होते हों, लेकिन आगाही, तवज्जो और मेहनत से ये काबिल ज़िक्र हद तक एक फ़ाल शहरी बनने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। झेलम से ताल्लुक़ रखने वाले जलाल अकबर डार के यहाँ जब 15 साल पहले डाउन सिंड्रोम के साथ बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने मुल्क भर में दौड़ धूप की, लेकिन उन्हें कहीं ऐसा मरकज़ न मिला जो सिर्फ ऐसे बच्चों को तरबियत फराहम करता हो। चुनाचे उन्होंने मालूमात जमा करके अपने घर पर ही अपने बेटे और दीगर 3 ऐसे बच्चों के लिए तरबियत का आगाज़ किया, जो बढ़ते बढ़ते अब 5 मंजिला जलाल वेलफेयर ट्रस्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वालिदैन जो है ना, वो कुछ अक्सर तो उनको छुपाने की कोशिश करेंगे, उनको अलहदा रखने की कोशिश करेंगे, बाहर नहीं लेके जाएंगे, यानी कि माशरे से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से उनको दूर रखेंगे। तो मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ी ज़्यादती है। ये दूसरी सारी डिसेबिलिटी की निस्बत इन पे रिज़ल्ट बहुत अच्छा इनको निकलता है। और माशाल्लाह ये बच्चे यूरोप में, ठीक है, अमेरिका में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में, यहाँ वहाँ पे तो ये बच्चे शादियाँ कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ये बच्चे जो है ना जॉब्स कर रहे हैं। और ये चीज़ हमारी यहाँ पे इसलिए फुकदान है कि यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग जो है ना वो हम उस तरह से नहीं कर पा रहे कि जिस तरह एक उन जदीद तरक्की याफ्ता मुल्कों में वहाँ पे वो कर रहे हैं। इस सेंटर की वाइस प्रिंसिपल सुमैरा इनायत कहती हैं कि इन बच्चों को शुरू में तालीम और तरबियत की तरफ राग़िब करने में मुश्किल ज़रूर पेश आती है, लेकिन शफ़क़त और तवज्जो के तसलसल से ये भी आम बच्चों की तरह बात समझते और इस पर अमल करते हैं। उनको बहुत प्यार से, तरीके से समझाना पड़ता है, और कभी कभार तो वो इतने हाइपर हो जाते हैं कि वो उनको गुस्से से तो बिल्कुल भी नहीं हम लोग कंट्रोल कर सकते। बहुत ज़्यादा खुद पे कंट्रोल रखना पड़ता है, तभी वो बात मानते हैं। लेकिन जब वो बात मान लेते हैं, अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। क्या है ये? बत्तख? नहीं, तो कबूतर है। जलाल अकबर डार के नज़दीक दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम को बाज़ाब्ता तौर पर एक अलहदा माजूरी करार दिया गया है, जबकि पाकिस्तान में इसे दीगर मुख्तलिफ 4 माजूरियों में शुमार किया जाता है, जिससे इसके शिकार बच्चों के लिए सरकारी सतह पर कोई खुसूसी इक़दाम देखने में नहीं आता।
یہ ڈاؤن سنڈروم جو بچے ہیں یہ گونگے بہروں میں بھی بیٹھے ہوئے سرکاری اسپتال، یہ بلائنڈ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذہنی معذور میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے علیحدہ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. جب یہ سرکاری طور پہ 5ویں معذوری قرار دیا جائے گا تو پھر ان پہ ورک ہوگا، ان کے انسٹیٹیوٹ بنیں گے. اس سینٹر میں اس وقت 60 سے زائد بچے موجود ہیں، جن میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بچے بھی شامل ہیں، اور انہیں بلا معاوضہ تعلیم، صحت اور رہائش کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، جہلم. امریکہ آ کر آباد ہونے والے پناہ گزینوں کی کہانیاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں، اور ان میں ایک نمایاں پہلو ہوتا ہے محنت کا. آخر اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے ملک میں زندگی بنانا آسان کام نہیں. آج ملتے ہیں ازبکستان سے آنے والے یاشا اسماعیلوف سے، جنہوں نے امریکی ریاست ورجینیا کے ایک چھوٹے سے شہر میں اپنی زندگی دوبارہ شروع کی. ان کی کامیابی کی کہانی آئیے دیکھتے ہیں. یاشا اسماعیلوف کو اپنے کام میں مزہ آتا ہے. ہم کوئی بھی گاڑی ٹھیک کر سکتے ہیں، تو شہر میں جس گاڑی کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا وہ ہمارے پاس بھیج دی جاتی ہے. اسماعیلوف نے اپنا بزنس لیریس آٹو 9 برس قبل شروع کیا. امریکہ آ کر ہم نے بہت محنت کی. اپنا کام شروع کرنے سے پہلے کے 3 سال ہم 4 لوگوں نے 2 نوکریاں کی. اسماعیلوف کا تعلق ازبکستان کے میسکیشن قبیلے سے ہے. میرے گھر والوں کو اس لیے ملک چھوڑنا پڑا کیونکہ 1989 میں ازبکستان میں ترکوں کا قتل عام ہو رہا تھا. وہ دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر فکر مند ہیں. میں بھی ان کی جگہ ہو سکتا تھا. مجھے انہیں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اور میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. شارلٹسویل واشنگٹن ڈی سی سے 190 کلومیٹر دور ہے، اور یہاں 1990 سے اب تک تقریباً 3000 سے زیادہ ریفیوجیز نے اپنی نئی زندگی شروع کی ہے. یہاں ان کے لیے نوکریاں ہیں، اور پھر جب ان کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہ اپنا کاروبار شروع کر لیتے ہیں. نہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہماری چھوٹی سی کمیونٹی میں نئے رنگ بھر گئے ہیں، بلکہ معاشی طور پر بھی حالات بہتر ہوئے ہیں. حال ہی میں انہوں نے ڈاؤن ٹاؤن آٹو سیلز کے نام سے پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا نیا بزنس بھی شروع کیا ہے. ہم بہت محنت کر رہے ہیں تاکہ ہمارا بزنس چمک سکے، اور اب تو نئے بزنس میں بھی ہم 2-3 گاڑیاں روز بیچتے ہیں. اب وہ امریکی شہری ہیں اور مالک مکان بھی. میری زندگی امریکہ میں بہت خوشگوار ہے. بیوی ہے، 2 بچے ہیں، پڑوس بہت اچھا ہے، میرے پاس کام ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کا ایک فعال حصہ ہوں. اور ان کی ایک حب الوطن خواہش ہے. میری بیٹی سوئمنگ کرتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن وہ امریکہ کے لیے اولمپک گولڈ میڈل جیتے گی. سارا بہت ہی انسپائرنگ سٹوریز ہم نے دیکھی. اور امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ اپنے بیٹے بیرن ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس منتقل ہو گئی ہیں. بالکل، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے 5 ماہ بعد دونوں ماں بیٹا نیو یارک سے واشنگٹن رہنے آ گئے ہیں. وہ وائٹ ہاؤس میں دیر سے اس لیے منتقل ہوئے تاکہ 11 سالہ بیرن ٹرمپ اپنے اسکول کا تعلیمی سال مکمل کر سکیں. اور میلانیا ٹرمپ نے شفٹ ہونے سے پہلے ایک ٹویٹ میں وائٹ ہاؤس میں اپنی رہائش گاہ بننے پر خوشی کا اظہار کیا، اور وائٹ ہاؤس کے باہر کے مناظر کی تصویر بھی ٹویٹ کی. اس سے پہلے مسز ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں اپنے رہائشی کمروں کی آرائش میں مصروف رہی ہیں. اور دلچسپ بات یہ کہ جہاں موجودہ خاتون اول صدر کی حلف برداری کے 5 ماہ بعد وائٹ ہاؤس میں شفٹ ہوئی، اس کے برعکس سابق خاتون اول میشیل اوباما صدر اوباما سے بھی پہلے وائٹ ہاؤس منتقل ہو گئی تھیں تاکہ ان کی بیٹیاں اپنا تعلیمی سال وقت پہ شروع کر سکیں. تو بچوں کی تعلیم پر دونوں نے ہی خاص توجہ دی ہے. پریزیڈنٹ ہو کے بھی آپ کو بچوں کی تعلیم کی پوری فکر کرنی پڑتی ہے. بالکل. اور جانے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کچھ امریکی اراکین کانگریس کے ماہ رمضان کی مناسبت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی پیغامات. I want to wish everybody an easy fast and a meaningful fast, and that everything goes well for them and their families, and wish them great blessings. Mubarak to everyone, and thank you so much for everything the Pakistani American community does. Shukriya. I am pleased to, as Ramadan approaches. مجھے رمضان کی آمد کی بہت خوشی ہے کیونکہ میں اس خوشی میں اپنے دوستوں کے ساتھ شامل ہوں گی جو اس موقع پر بین المذاہبی تقاریب منعقد کر کے اسے مناتے ہیں. اس کے علاوہ مسلم کمیونٹی بھی پوری کاؤنٹی اور علاقے بھر میں افطار ڈنرز کا اہتمام کرتی ہے جس کا میں بہت احترام کرتی ہوں. میری رائے میں مسلم کمیونٹی کی جانب سے دوسرے عقائد کے ماننے والوں سے تعلق بڑھانے کی یہ کوشش قابل تحسین ہے. یہ تھا آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu. کل اسی جگہ اسی وقت آپ سے پھر ملیں گے. Have a nice evening.